अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सबक, रिटन बाय कुरतुल ऐन। अम्मा, मेरी कमीज़ की फ़िटिंग कर दें और सिलाई इस तरह लगानी है कि तानिया हाथ में अपनी नई कमीज़ पकड़े तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई तो माँ को देखकर हैरान होकर रुक गई। आरफा मोबाइल कान से लगाए सामने अंगूरों से भरी प्लेट रखे मज़े से बातें करते हुए इर्द गिर्द से बेनियाज थी। तानिया ने घड़ी की तरफ देखा और फिर बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगी। साथ साथ वो रुककर माँ पर भी निगाह डाल रही थी, मगर आरफा उसे नज़रअंदाज किए ख़ानदानी चुगलियों में मशगूल थी। पता नहीं अम्मा का घंटा कब पूरा होगा। कहने को तो कौसर खाला बड़े ससुराल में रहती हैं, मगर उनका फ़ोन हर वक्त बिज़ी रहता है। न जाने इतनी लंबी कॉल्स करने के लिए वक्त कैसे मिल जाता है। तानिया बड़बड़ाती हुई झुंझुला कर जैसे ही मुड़ी तो आरफा को गुस्से से घूरता देखकर ठटक गई। बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। तुम्हें क्या मसला है? अगर मैं अपने फारिग वक्त में अपनी बहनों से बात कर लूँ? घर के कौन से काम रुके हुए हैं तुम्हारे? सफाई सुथराई से लेकर खाना पकाने तक सब कुछ तो कर लिया है। माँ की कोई ज़िंदगी नहीं होती क्या? क्या माँ सिर्फ कामों के लिए होती है? और क्या माँ? आरफा की आवाज़ ऊंची हो गई थी। बस कर दे मेरी प्यारी माँ, गलती हो गई, आइंदा कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि अपनी प्यारी सी माँ को मज़ीद सस्ते कॉल पैकेजेस का बताऊँगी। तानिया कहते हुए माँ से लिपट गई। आरफा के गुस्से का ग्राफ एकदम से नीचे आ गया। इकलौती और लाडली बेटी में उनकी जान थी। भले वो बीए की तलबा थी, मगर अभी भी वालिदैन के लिए छोटी सी बच्ची थी। अच्छा मक्खन कम लगाओ, बताओ क्या काम है? आरफा ने मुस्कुरा कर कहा तो तानिया ने सुकून की सांस ली और जल्दी से माँ को समझाने लगी। आरफा ने सर हिलाया। भला ब्रांड से ऑनलाइन कपड़े मंगवाने का क्या फ़ायदा, अगर फिर भी इतनी ही मेहनत करनी पड़े? एक शर्ट इतनी महंगी है, जबकि इतने में तो मेरे 3 सूट आ जाएं। आरफा बड़बड़ाते हुए सिलाई मशीन की तरफ बढ़ी। तानिया ने मुस्कुराकर माँ को देखा और फिर मुतमईन होकर माँ की छोड़ी हुई जगह पर बैठ गई। अंगूरों की प्लेट गोद में रखी और मोबाइल हाथ में पकड़कर सोशल मीडिया की रंग बिरंगी दुनिया की सैर करने लगी। आरफा ने कुछ पूछने के लिए तानिया की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर रह गई। दूसरों को बातें सुनाना आसान होता है। आरफा बड़बड़ाते हुए सिलाई लगाने लगी। आरफा ने जल्दी से रात के वज़ाइफ पढ़े और फिर फ़ोन लेकर बेड पर नीम दराज हो गई। तानिया अपने कमरे में थी, जबकि उनके शौहर असद लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ थे। सोने से पहले आरफा को काफ़ी वक्त अपने लिए मिल जाता था। उन्होंने जल्दी से अपने से 1 साल बड़ी बहन आसमा को कॉल मिलाई। आसमा जैसे उन्हीं के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, पहली बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली। इतनी देर लगा दी फ़ोन करने में? पता भी है कि मैं बीपी की मरीज़ा हूँ, दवाई खाकर सो जाती हूँ। हस्बे मामूल आसमा ने गुफ्तगू का आगाज़ शिकवों से ही किया। खैर, सोती तो तुम आधी रात तक भी नहीं हो। आरफा ने भी जवाब दिया। दोनों में दोस्ती भी बहुत थी और दोनों में लगती भी बहुत थी। तुम कैसे कह सकती हो? हस्बे तवक्का आसमा का बीपी हाई हो गया। बहन, व्हाट्सएप पर तुम्हारा लास्ट सीन देखकर, आरफा ने तंजिया अंदाज में कहा। आसमा शुरू हो गई। वो तो कामरान के अब्बा गलती से मोबाइल में कुछ भी खोल लेते हैं। दरअसल उन्हें टच वाला मोबाइल इस्तेमाल करना जो नहीं आता। आसमा ने जल्दी से बहाना बनाया। मगर कामरान के अब्बा को तुम्हारी तरह फेसबुक पर हर वीडियो शेयर करने का शौक़ तो नहीं है ना? आरफा ने तंजिया कहा। लैपटॉप पर काम करते असद ने सर उठाकर हंसती हुई बीवी की तरफ देखा और उनका मुंह बन गया। शोहर से बात करते हुए हमेशा मिर्चें चबाई होती हैं, और अब देखो। असद बड़बड़ाते और सर झटक कर अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गए। आज तुम मेरी हर बात पकड़ने के मूड में हो। पहले ही मैं इरम भाभी के घर से दुखी आई हूँ। आसमा ने चालाकी से बात बदली। आरफा को याद आया कि उसने फ़ोन किस मकसद के लिए किया था। हाँ, वो ही तो पूछने के लिए कॉल किया था। कल बताओ कैसे इस्तकबाल किया भाई भाभी ने? आरफा ने जल्दी से पूछा। क्या खाक इस्तकबाल करना था? बेटियों के इस्तकबाल तो मैके में तब तक ही होते हैं जब तक वालिदैन हयात हों। वालिदैन के बाद कौन से भाई या भाभी पूछते हैं? मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर 10 दिन बाद मैके चली जाती हूँ, जहाँ भाभी के पास अपनी बीमारियों परेशानियों की लंबी लिस्ट होती है, जिसे सुनकर दिल करता है कि मैं घर से ही कुछ बना कर ले आती, ताकि भाभी साहिबा को कोई जहमत तो ना करनी पड़े। आसमा ने लंबी तमहीद बांधी। हमारे भाई का घर है, भाभी कौन होती है हमें रोकने वाली? अच्छा है कि हम तीनों बारी बारी हर हफ्ते मैके का चक्कर लगा लेती हैं। भाई और भाभी पर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है। हर वक्त तो भाभी साहिबा ने अपने घर वालों को बुलाया होता है। आरफा हस्बे मामूल अपनी इकलौती भाभी के खिलाफ जहर उगलने लगी। ठीक कह रही हो, जब भी जाओ पतले शोरबे के साथ यखनी पुलाव बनाकर सामने रख देती है।
जबकि अपने घर वाले आएँ तो मुख्तलिफ इकसाम के खानों से दस्तरख्वान सजाती है। आसमा ने मुंह बनाकर कहा तो आरफा का खून उबलने लगा। अगले हफ्ते मैं जाऊंगी मायके। ऐसा करना कि तुम भी आ जाना और कौसर को भी बुला लेंगे। देखती हूँ कि कैसे हमारे सामने पतले शोरबे बनाकर रखती है। मैं तो दो टोक बात करने वालों में से हूँ। याद है एक बार पहले भी इरम भाभी की क्लास ली थी। आरफा फखरिया अंदाज में अपना कारनामा सुनाने लगी। कुछ देर के बाद फ़ोन बंद करके बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर लेटने लगी जब असद ने संजीदगी से उसे पुकारा। तुम बहनों को अपनी इकलौती भाभी की बुराई करने के अलावा कोई और काम नहीं है? बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसी हरकतें अब अच्छी नहीं लगती। असद ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। आपको क्या पता, हमारे इकलौते भाई को काबू किया हुआ है। खैर से हमारा भाई इतना कमाता किस लिए है, अगर बहनों का ही ख्याल ना रखे, आरफा ने कहा। खैर हाशिर ने हमेशा तुम तीनों बहनों का ख्याल रखा है। हालांकि आसमा बाजी और तुम उससे 3 से 4 साल के फ़र्क से बड़ी हो, जबकि कौसर उससे 1 साल छोटी है। कौसर के हालात कितने ख़राब रहे और हाशिर ने हमेशा उसकी मदद की, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। गर्मियों में बहन को यूपीएस भी लगवा कर दिया और उसे 1 टन का एसी भी लेकर दिया। इसके अलावा असद ने लिस्ट गिनवानी शुरू कर दी। एसी कौन सा नया लेकर दिया था, इस्तेमाल शुदा था, इतना तो भाई कर ही लेते हैं, आरफा ने निगाहें चुराते हुए कहा। चलो जो भी था उसने हमेशा ख्याल किया, जबकि कौसर साहिबा और उसके शोहर वक़ार ने क्या किया, लापरवाही का मुजाहरा किया। चीज़ें बेच देना अच्छी आदत है, असद ने तल्खी से कहा। बेचारों के हालात ख़राब थे। वक़ार भाई की थोड़ी सी आमदनी में 3 बच्चों के साथ गुजारा करना आसान तो नहीं। मेरी बहन की हिम्मत की दाद दें, आरफा ने इतरा कर कहा। असद तल्खी से हंस पड़े। तुम्हारी बहन जिसके घर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे खाना बदोश रहते हों। बकौल तुम्हारे सारा दिन सफाई सुथराई करती रहती है, मगर उसके बावजूद भी हर चीज़ पर मनों के हिसाब से मट्टी नज़र आती है। वो ही बहन जो हर फरमाइश लेकर बेधड़क मैके चली जाती है। जब तक तुम्हारे वालिदैन जिंदा थे माशाल्लाह खूब भरा है, और उनके बाद ये जिम्मेदारी हाशिर निभा रहा है, असद ने आईना दिखाते हुए कहा। तो इसमें क्या बुराई है, आरफा ने तंग कर कहा। बहुत अच्छा सवाल किया बेगम साहिबा। बुराई ये है कि माले मुफ्त दिल बेरहम वाली बात है। जैसे यूपीएस ख़राब करके दोबारा ठीक करवाने की जहमत नहीं की और उसे बेचकर फिर तंग होते रहे, जबकि एसी के साथ भी ऐसा ही किया। सीज़न ख़त्म होते ही एसी फ़रोख्त कर दिया और फिर अगले साल हर तरफ दुहाई देते कि बच्चे गर्मी में बिलबिला उठे हैं। भला बंदा पूछे, जब वालिदैन को बच्चों की गर्मी से बिलबिलाने की फ़िक्र नहीं है तो कोई तीसरे मोहल्ले से उठकर आकर क्या हमदर्दी करेगा। तुम लोगों ने तो हमदर्दी को भी तमाशा बना लिया है और एहसान फरामोशी का अपना शेवा। असद तल्ख हो गए। आरफा कुछ कहते हुए चुप कर गई कि असद का गुस्सा मज़ीद बढ़ सकता था, मगर ये सच था कि कौसर और उसके शोहर वक़ार मुफ्त में मिली चीज़ों को बेदर्दी से इस्तेमाल करके फेंक देते थे। बहरहाल मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने भाई भाभीयों की नेकियों और एहसान की कदर किया करो। तुम तीनों का मिलकर यूँ इस तरह से लड़ना या मुकाबला करना बहुत गलत सोच और रवैया है। असद ने नरमी से समझाया तो आरफा सर हिलाकर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। वो असद से मज़ीद बहस करके रात को तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, मगर दिल में वो अगले हफ्ते मैके जाकर इरम भाभी को सबक सिखाने का तहैया कर चुकी थीं। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों बहनें अपने बच्चों के साथ मैके में जमा थीं। आसमा का बेटा कामरान यूनिवर्सिटी के पहले साल में था, जबकि उससे छोटी दोनों बहनें कॉलेज के पहले और दूसरे साल में थी। कौसर के तीनों बच्चे स्कूल में थे। कंवल का ये सूट कहाँ से लिया है, आसमा ने अपनी भतीजी को देखते हुए सवाल किया। कंवल इंजीनियरिंग के दूसरे साल में थी, ज़हीन और बोल्ड लड़की। कंवल को आसानी से तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती, अपने बाप के साथ जाकर ही लाई है। मुझसे तो इतनी गर्मी में नहीं बाजार जाया जाता, इरम ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा। तो हाशिर कौन सा उसे आम बाज़ारों में लेकर जाता है, लाजमी बात है कि बड़े मॉल से शॉपिंग करती होगी। सूट भी हज़ारों में लग रहा है, आरफा ने फ़ौरन तंग कर कहा। जी पुप्पो, सिर्फ 10,000 का है, कंवल ने इत्मीनान से जवाब दिया तो तीनों के मुंह खुले रह गए, जबकि तानिया का दिल किया कि वो अपना सर पीट ले। ये सूट तानिया और कंवल ने साथ जाकर ही पसंद किया था और 4,000 का था, मगर कंवल जानबूझकर कीमत बढ़ाकर बता रही थी। नतीजा सामने था। हाशिर के पास बहुत फालतू के पैसे हैं। एक तो अपनी बेटी को इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है और ऊपर से 10-10 हज़ार के सूट लेकर देता है। कभी इतना नहीं सोचा कि बहनों से पूछ ले कि उन्हें कोई ज़रूरत तो नहीं, आरफा ने गुस्से से कहा। आपका अपना घर है, आप हुक्म करें, इरम ने नरमी से कहा। बस रहने दो ये ड्रामे, ऐसे अच्छे भाई भाभी होते तो क्या कहने थे।
आसमा ने नागवारी से कहा। कोई हमसे पूछे कि हम कम आमदनी में कैसे गुजारा करते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है किसी से भी शिकवा नहीं करते। भले मेरे पास कई साल पुराने कपड़े हैं, मगर मेरे कौन से वालिदैन हयात हैं जो बेटी को पुराने कपड़ों में देखकर नए कपड़े फ़ौरन से दिलवा दें। कौसर कहते हुए मसनूई तौर पर आप दीदा हो गई। तुम फिक्र क्यों करती हो, हम दोनों बड़ी बहनें अभी मौजूद हैं, आरफा ने भड़क मारते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप किस दिन कौसर पुप्पो को शॉपिंग पर लेके जा रही हैं? कंवल ने मुस्कुराते हुए सवाल किया तो आरफा सरपटा गई। हाँ ले जाऊंगी। तानिया के अब्बा से पूछ लूँ? आरफा ने निगाहें चुराते हुए कहा। मैं ज़रा किचन देख लूँ। इरम फ़ौरन से वहाँ से उठकर किचन की तरफ बढ़ी और साथ ही बेटी को भी घूरा, जो सर हिलाती माँ के पीछे किचन में चली गई। हाशिर जो अभी काम से वापस आया था, तीनों बहनों को देखकर खुशी से खिल उठा। अच्छा किया कि आप तीनों मिल कर आई हैं, काफ़ी दिन हो गए थे हमें साथ बैठकर खाना खाए हुए। हाशिर ने खुश दिली से कहा। इतनी मोहब्बत थी तो बड़ी दावत करके बुला लेते। वैसे खाली हाथ आए हो, पता तो होगा कि हम आ रहे हैं, कुछ मज़े का ही ले आते। हमेशा की चटोरी आसमा ने जल्दी से कहा। अभी आदिल को भेज के मंगवा देता हूँ, आप बताएं क्या पसंद करेंगी? हाशिर ने फरमाबरदारी से कहा तो तीनों बहनों ने समोसे, जलेबी, दही बल्ले और कोक की फरमाइश कर दी। हाशिर ने मैट्रिक में ज़ेरे तलीम बेटे आदिल को पैसे देकर बाज़ार भेजा। जब किचन से इरम चली आई, खाना तैयार है, इरम ने जल्दी से कहा। इतनी जल्दी हम खाना नहीं खाते, और वैसे भी हाशिर ने कुछ सामान मंगवाया है। आरफा ने मुंह बनाकर कहा। इरम, तुम आदिल को पहले ही भेजकर चीज़ें मंगवा लेती, अब खाना किस वक्त खाएंगी? अगर समोसे जलेबियाँ अभी खा लेंगी तो? हाशिर ने फिक्रमंदी से कहा। इरम ने हैरानी से पहले नंदों और फिर शोहर की तरफ देखा। बाबा, मम्मा ने आदिल को भेजकर बेकरी से मनपसंद आइटम मंगवाए थे और उनके साथ ही चाय पेश की थी। कंवल सलाद की प्लेट पकड़े किचन से बाहर आते हुए बोली। हाशिर ने चौंक कर बेटी की तरफ देखा। तौबा है भाई, इस लड़की की बहुत ज़बान है, हम नहीं कुछ भी खा रहे, चलो घर चलते हैं। आरफा ने फ़ौरन अपनी जगह से उठते हुए कहा। अरे बाजी, गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं माजरत करता हूँ, हाशिर ने जल्दी से कहा। फिर काफ़ी देर तक हाशिर बहनों के बिगड़े मूड ठीक करने की कोशिश में मिन्नत समाजत करता रहा। आदिल की लाई सब चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद खाना भी डट कर खाया गया, मगर हस्बे मामूल खाना पसंद किसी को भी नहीं आया था। हम जब भी मैके आते हैं एक ही मेन्यू होता है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, ना वालदैन रहे ना ही मैका। आसमा ने गुंजाइश से ज़्यादा खाते हुए भी शिकवा करना ज़रूरी समझा था। अगली बार जब आप आएंगे तो बता दीजिएगा कि क्या पसंद है, मैं वही बना दूंगी। इरम ने थके हुए अंदाज में कहा। शदीद गर्मी और हब्स के दिनों में जहाँ अपने लिए खाना बनाना मुश्किल था, वहाँ इतने लोगों का खाना बनाना, चाहे लवाजमात पेश करना, किचन को संभालना आसान बात नहीं थी, मगर इस पर भी कोई खुश नहीं था। तीनों बहनें हमेशा की तरह नाराज़ ही मैके से रुखसत हुई थीं। ये कभी हमसे खुश भी होंगी? कंवल ने मुंह बनाकर कहा तो इरम ने उसे घूरा। तुम अगर अपनी ज़बान पर काबू रखती तो शायद आज खुश ही जाती, मगर इरम ने कहा। मम्मा, गुस्सा मत करें, विरासत है अपनी, कंवल ने शरारत से कहा तो इरम मुंह बनाकर किचन की तरफ बढ़ गई। असद साहब, आप मेरी एक बात गौर से सुन लें, आरफा ने ऊंची आवाज़ में कहा। दरवाजे से कान लगाए खड़ी तानिया ने परेशानी से आधे खुले दरवाजे से नज़र आती माँ की तरफ देखा। मैंने सारी ज़िंदगी आपकी घर वालों के जुल्म स्तंभ बर्दाश्त किए, उनकी खिदमतें की, मगर मुझे क्या सिला मिला? आरफा ने गुस्से से कहा। तहम्मुल से बात करो, ये हमारी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। असद ने नरमी से कहा। मेरी इकलौती बेटी के लिए उन्होंने रिश्ता देने का सोच भी कैसे लिया? मैं लाहौर जैसे बड़े शहर से अपनी बेटी को किसी छोटे शहर में क्यों भेजूं, जबकि बहुत मुश्किल से वहाँ से जान छुड़वाकर अपना अलहदा घर बनाया है। आरफा ने गुस्से से कहा। उसका ससुराल मंडी भाउद्दीन के आसपास बसता था, जहाँ उसकी नंदें और जेठ आज भी अपनी आल औलाद के साथ रहते थे। असद के बड़े भाई ने अपने इकलौते और काबिल बेटे इरफान के लिए तानिया का हाथ मांगा था। दरअसल तानिया और इरफान एक दूसरे को पसंद करते थे और इस बात से आरफा और असद बखूबी आगाह थे। असद को तो ये रिश्ता दिल से पसंद था, मगर आरफा इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी और मुसलसल इनकार कर रही थी। तुम्हारी सोच अहम काना है, शहरों का कोई मुकाबला नहीं होता, असल बात किस्मत की है और अच्छे लोगों के मिलने की होती है। इरफान की अच्छी जॉब है और उसका मुस्तकबिल रोशन है, हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। असद ने नरमी से कहा। मैं कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। और आरफा गुस्से में कहते हुए जैसे ही पलटी तो उसकी निगाह नम आँखों के साथ वापस पलटी तानिया पर पड़ी।
ایک لمحے کے لیے عارفہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، وہ چپ کر گئی۔ تانیہ کی پسند ہے، ہم دونوں واقف ہیں، تم ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اسد نے پھر سمجھانا چاہا لیکن عارفہ کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تانیہ بیزاری سے پچھلے آدھے گھنٹے سے ماں کے پاس بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ حسب معمول زیر بحث میکا ہی تھا۔ تانیہ خاموشی سے ماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ سستے کال پیکجز کا سب سے زیادہ استعمال اس کی ماں اور خالیں ہی کرتی ہیں، جن کا ہدف صرف اور صرف ارم بھابی تھیں۔ عارفہ نے فون بند کیا تو تانیہ کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اماں ایک بات پوچھوں؟ تانیہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ عارفہ نے سر ہلایا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بلا وجہ ہی ارم مامی سے بغض رکھتی ہیں؟ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ماموں اور مامی ہمیشہ ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں۔ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ آج کے دور کی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی جو رویوں کو پرکھنا جانتی تھی۔ عارفہ نے ٹھٹک کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیوں اپنی مامی سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ قبل سے زیادہ دوستی رکھنے کی بجائے اپنی خالہ کی بچیوں سے تعلق رکھو۔ عارفہ نے سختی سے کہا تو تانیہ طنزیہ ہنس پڑی۔ اماں، کبھی دوستی اور محبت کا اظہار ان کی طرف سے بھی ہوا ہے؟ آسماں خالہ کی دونوں بیٹیاں کالج جاتی ہیں مگر ضرورت کے علاوہ کوئی بات یا رابطہ نہیں کرتی، جبکہ کوثر خالہ کی بڑی بیٹی 9ویں جماعت میں ہے مگر بنتی ایسے کہ جیسے ننھی بچی ہو، جبکہ کنول کا مینٹل لیول، اس کی سوچ، اس کے انداز سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماموں اور مامی نے بچوں کی تربیت کی ہے، صرف پالا ہی نہیں ہے۔ تانیہ نے منہ بنا کر کہا۔ جو بھی ہے میری بہنیں مجھ پر جان دیتی ہیں۔ اگر کبھی مجھ پر کوئی مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے وہ میرے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ عارفہ نے یقین سے کہا۔ اماں، اس طرح تو تایا ابو بھی ہمیشہ بابا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر آپ تو انہیں اچھا نہیں سمجھتی ہیں، تانیہ نے تلخی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ عارفہ کوئی جواب دیتی ان کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ عارفہ نے فون کان سے لگایا۔ جی، میں ان کی مسز بات کر رہی ہوں، کیا ہوا؟ عارفہ نے گھبرا کر پوچھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہارٹ اٹیک، عارفہ نے کہتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور چکرا کر صوفے پر گر گئی۔ تانیہ نے چیخ ماری اور تیزی سے ماں کی طرف لپکی۔ پچھلے 3 دن سے وہ ہسپتال میں خوار ہو رہی تھیں۔ اسد کو ہونے والا ہارٹ اٹیک بہت ہی سیریس تھا۔ اس کی تمام رپورٹس خراب آئی تھیں۔ عارفہ اور تانیہ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ اسد کے بارے میں سنتے ہی ان کا بڑا بھائی، بھتیجا، دونوں بہنیں، ان کے بیٹے سب ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ لڑکوں نے ہسپتال کے باہر باغ میں ڈیرا ڈال لیا تھا اور شدید گرمی میں وہ سب باہر بیٹھے رہتے کیونکہ اندر صرف ایک شخص کو آنے کی اجازت تھی، مگر کوئی دوائی لانی ہوتی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سب لڑکے حاضر ہوتے۔ حاشر اور ارم ہر روز ہسپتال آتے۔ ارم اسد کے لیے پرہیزی کھانے کے علاوہ عارفہ اور تانیہ کے لیے بھی کھانا بنا کر لاتی۔ کنول اور عادل بھی والدین کے ساتھ پورا خیال رکھ رہے تھے، جبکہ آسماں اور کوثر صرف ایک بار تھوڑی دیر کے لیے ہسپتال آئی تھیں اور اس کے بعد فون پر ہی رابطہ رکھا۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ ارم بھابی کی طرح ہر روز ہسپتال کا چکر لگاؤں، مگر ہسپتال میرے گھر سے بہت دور ہے، اتنا کرایہ لگ جاتا ہے۔ آسماں نے اپنی مجبوری بتائی تو عارفہ چپ رہ گئی۔ وہ بہن سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اس مشکل وقت میں ماں جائی کے کندھے سے لگنے کی خواہش دل میں بین کرتی ہے۔ وقار آفس سے دیر سے آتے ہیں، میں اتنی دور کیسے آؤں؟ کوثر کے پاس بھی بہانہ موجود تھا۔ عارفہ یہاں بھی کچھ نہیں بول سکی۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسے مقام بھی آتے ہیں جہاں کسی بہت اپنے پر کیا ہوا مان ایسے ٹوٹتا ہے کہ پھر بولنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایسا ہی عارفہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ان تینوں نے روزانہ کی بنیاد پر اتنی باتیں کر لی تھیں کہ ضرورت کے وقت کسی کے پاس بولنے کے لیے مزید ہمدردی کے 2 بول بھی نہیں تھے، کیونکہ انہیں تو صرف غیبت، چغلیاں اور دوسروں کی برائیاں کرنے کی عادت نے ایک دوسرے سے جوڑا ہوا تھا۔ کنول اور تانیہ کچھ دیر میں عادل کے ساتھ ہسپتال آ جائیں گی، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، بہت تھک گئی ہیں۔ ارم نے نرمی سے عارفہ کے تھکے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسد کی حالت بہت بہتر تھی، امید تھی کہ آج کل میں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ عارفہ نے خاموش نگاہوں سے اس بھابی کی طرف دیکھا جس کی کوئی بھی نیکی یا عمل عام حالت میں نظر نہیں آتا تھا۔ چچی، میں اور پاپا رات یہاں پر ہی رکیں گے، میں ڈاکٹر سے مل کر اسد چاچو کی رپورٹس ڈسکس کر لوں گا، آپ فکر مت کریں۔ عرفان نے پاس آ کر تسلی دی تو ارم نے متاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو گرمی اور حبس کے دنوں میں باہر بیٹھا رہتا تھا۔ بیٹا، آپ لوگوں کو آئے کافی دن ہو گئے ہیں، اچھا کیا کہ اسد بھائی کی بہنوں کو واپس گھر بھیج دیا تھا، آپ لوگ بھی چلے جائیں۔
आराम करें। मेरा बेटा यहाँ है, इरम ने नरमी से कहा। उसी वक्त तानिया और कंवल भी आदिल के साथ वहाँ पहुँच गई थीं। बहुत शुक्रिया आंटी, मगर जब तक असद चाचू ठीक होकर घर नहीं जाएंगे हम यहाँ ही रहेंगे। बीमारी और तकलीफ़ में अगर पीछे हट गए तो क्या फ़ायदा ऐसे खून के रिश्तों का, इरफान ने नरमी से कहा और वहाँ से चला गया। माशाल्लाह, आपके ससुराल में बच्चों की तरबियत बहुत उम्दा की गई है, वरना आजकल के बच्चे कहाँ इतने हमदर्द होते हैं, इरम ने मुतासिर अंदाज में कहा। तानिया ने चिताती निगाहों से माँ की तरफ देखा। आरफा ने निगाहें चुरा लीं। अम्मा, आपने देखा कि मुश्किल वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा रहा और कौन नहीं। असद डिस्चार्ज होकर घर वापस आए तो एक दिन तानिया ने मौका मिलते ही माँ से कहा। आरफा खामोश निगाहों से सामने रखे फ़ोन को देख रही थी, जिस पर कुछ देर के बाद आसमा की कॉल आई थी। तानिया, किसी की मजबूरी भी होती है, तुम्हारी दोनों खालें क्या करती, उनके घर दूर थे। और आरफा ने जल्दी से कहना चाहा। तानिया हंस पड़ी। मैंने उनका नाम नहीं लिया था, मगर आप खुद ही समझ गई कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। तानिया ने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा। अम्मा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो राब्ते और ताल्लुक़ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कायम किए जाते हैं, मुश्किल वक्त आने पर वो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो खलूस या फिर दिल से नहीं जुड़े होते, बल्कि मफाद पर चलते हैं, जिसके सिग्नल मुश्किल हालात में कभी नहीं मिलते। तानिया ने संजीदगी से कहा। उसी वक्त आरफा के मोबाइल पर आसमा की कॉल आने लगी। तानिया गहरी सांस लेकर उठने लगी, तभी आरफा ने हाथ बढ़ाकर कॉल काट दी। तानिया ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। आरफा मुस्कुराई। खून के रिश्तों को मफाद की नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है। मैं समझ चुकी हूँ कि किसी तीसरे को हदफ बनाने से हमारे ताल्लुक़ का इत्तेफाक और प्यार साबित नहीं होता है, आरफा ने संजीदगी से कहा और फ़ोन मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगी। आप खाला से बात तो कर लेती, तानिया ने जल्दी से कहा। आरफा ने रुक कर बेटी की तरफ देखा, जो सब रिश्तों को साथ लेकर चलना चाहती थी, मगर मुनाफकत के बगैर, हर रिश्ते को उसके असल मकाम पर रख कर। आज के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार और मुखलिस हैं, आरफा ने दिल में एतराफ़ किया था। ज़रूर करूँगी, वो मेरी बहनें हैं, उनसे रिश्ता कभी ख़त्म तो नहीं हो सकता, मगर अब सबसे पहले मुझे वो रिश्ते जोड़ने हैं जिन्हें सालों पहले तोड़ चुकी थी। तुम्हारी मामी का बहुत दिल दुखाया है, उस पर पहले अपने बेहतर इखलाक से मरहम रखना है। और हाँ, याद आया, तुम्हारे बाप के तंदुरुस्त होते ही तुम्हारे ताया को रिश्ते के लिए हाँ भी कहनी है। भला इरफान से अच्छा और नेक दामाद हमें कहाँ मिलेगा, आरफा ने मुस्कुरा कर कहा और हैरान और परेशान बैठी तानिया को छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। आरफा खुश थी कि ज़िंदगी ने उसे मस्बत सबक सिखाया था। ख़त्म शुद। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं कि अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।